हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा की एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली गाड़ी जो कि जस्ट मेरे पीछे खड़ी है और वो है आपकी टाटा पंच। सो ये है आपकी टाटा की पंच डॉट ईवी जो कि एक फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो जब मैं डॉट ईवी बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो आपकी बैटरी पे चलती है। जैसे कि आपने बहुत बार ये सुना होगा कि कोई गाड़ी हाइब्रिड या फिर पेट्रोल या डीजल या एक फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है। अगर मैं छोटा सा आपको इसके बारे में बताऊं तो जब हम हाइब्रिड व्हीकल की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो व्हीकल है उसमें आपका पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक छोटा बैटरी पैक भी दिया हुआ है जो आपका सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए काम करता है। जो उसके में जो बैटरी लगी हुई होती है वो आपके कुछ ही फंक्शंस को सपोर्ट कर सकती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी बैटरी मैक्सिमम आपको 10 से 15 किलोमीटर तक का ड्राइव सपोर्ट कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशंस में। बट जब हम एक ईवी सेगमेंट की बात करते हैं तो वो फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है जिसमें आपका जो गाड़ी का ड्राइव सिस्टम होता है वो पूरा बैटरी पे काम करता है और उसमें कोई भी पेट्रोल या फ्यूल यूज़ नहीं होता, इसलिए ये एक फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे आज के डेट में गाड़ियां हैं, लाइक सियाज या फिर सुजुकी की गाड़ियां बोलिए या hyundai की गाड़ियां बोले, वो बहुत सारे हाइब्रिड व्हीकल्स या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ताकि उसका थोड़ा माइलेज इंक्रीज़ हो सके। बट जब हम ईवी की बात करते हैं तो इसमें आपको सिंपल एक बैटरी मिलता है जो आप चार्ज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस एक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये होता है कि आप हाइब्रिड व्हीकल का जो बैटरी पैक है उसको आप चार्ज नहीं कर सकते, वो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू चार्ज होता है। और वहीं आप ईवी की बात करें तो आप इसको प्लग इन कर सकते हैं, आप घर पे इसको चार्ज कर सकते हैं या फिर कोई पावर स्टेशन पे। सो ये हो गया एक बेसिक आपको आइडिया मैं आपको देना चाहता था कि एक ईवी, हाइब्रिड और एक अपना कन्वेंशनल जो व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गाड़ी है पंच डॉट ईवी, इसके क्या फीचर्स है और टाटा ने रिसेंटली इसको अपग्रेड करके लॉन्च किया है। तो मैं आपको इसके बारे में अब एक फुल डिटेल रिव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार के लुक्स की। अगर लुक्स की बात की जाए तो यार लिटरली आज के डेट में टाटा की जितने भी कार्स है उसके लुक्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। प्रीवियस जो जनरेशन्स इसके कार थे और अभी के जो कार्स आ रहे हैं उसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो डायनामिक्स बोलिए या फिर आप इसके जो DRLs या इंडिकेटर्स बोलेंगे वो बहुत शार्प और बहुत अप टू डेट जनरेशन वाइज लुक्स देते हैं। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि यार टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ अभी जो आ रही हैं उनके लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। आप दूर से देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि नेक्सॉन ही है। हाँ, जब आप पास आते हैं तो आपको वो साइज़ डिफरेंस समझ में आता है, बट आप पैरेलल देखिए आपको बिल्कुल भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। इवन इसके जो सामने के DRLs है और बम्पर्स है वो सेम साइज़ और शेप में आते हैं। सो अब बात करते हैं इस कार के बैटरी और इसके चार्जिंग की। तो अगर मैं इस कार के बैटरी की बात करूं तो ये 25 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी आपको मिलती है। और वही इसमें एक और वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको 35 किलोवाट आवर की बैटरी होती है। तो जो बैटरी का जो साइज़ है उसके ऊपर आपका रेंज डिपेंड करता है। तो करेंटली इस जो पर्टिकुलर वेरिएंट का आप अगर रेंज देखेंगे तो इसमें कंपनी क्लेम करती है कि 320 किलोमीटर का आपको रेंज मिल जाता है फुल चार्ज पे। और वहीं जो इसमें पावर मिलता है आपको ऑलमोस्ट 80 bhp का पावर देती है गाड़ी और 114 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी डिसेंट है फॉर दिस साइज़ ऑफ अ कार। और वहीं अगर आप एक बड़ा जो बैटरी पैक आता है 35 किलोवाट आवर का वो अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका जो पावर मिलता है वो आपको 120 bhp का होता है और जो आपका टॉर्क भी है वो भी बहुत ज़्यादा 190 Nm का टॉर्क है। रेंज भी उस पर्टिकुलर बैटरी पैक के साथ आपको ऑलमोस्ट कंपनी 420 किलोमीटर का रेंज क्लेम करती है। हालांकि ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसा कार को चला रहे हैं और किस कंडीशन में चला रहे हैं। लाइक अगर आप डिफरेंट मोड्स में चलाते हैं, स्पोर्ट्स मोड हो गया और थोड़ा आप रफ ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जो रेंज है वो डेफिनेटली कम हो सकता है। जो कंपनी क्लेम्ड रेंज होते हैं वो बहुत एक कन्फाइंड सिचुएशंस के ऊपर होता है, तो वो बहुत आइडियल होता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि करंट सिचुएशन में अगर इस गाड़ी की हम बात करें तो 320 किलोमीटर का रेंज जो कंपनी क्लेम करती है आप उससे एटलीस्ट 50 से 80 किलोमीटर कम ही पकड़ के चले तो वो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि ईवी के केस में आज के डेट में थोड़ा सा इसके चार्जिंग के लिए हमें कंसर्न्स होते हैं कि हम कहाँ चार्ज करेंगे और चार्जिंग स्टेशन हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते, तो वो एक बड़ा पॉइंट होता है।
बाकी अगर हम चार्जिंग का कैसे करना है उसकी बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.6 किलोवाट का सपोर्ट मिलता है एसी चार्जिंग के थ्रू। वहीं अगर आप इसको बात करेंगे डीसी चार्जिंग का तो वो आपको ऑलमोस्ट 30 किलोवाट आवर का सपोर्ट कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कम है। यूजुअली जो इस रेंज की अदर गाड़ियाँ जो हैं वो आपको ऑलमोस्ट 50 किलोवाट आवर का सपोर्ट करती हैं, तो पता नहीं टाटा ने ऐसा क्यों किया। बट स्टिल अगर चार्जिंग टाइम की भी बात करें तो एसी चार्ज में अगर आप घर में इसे चार्ज करना चाहते हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स लेता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली ये कम हो जाएगा, बट 10 से 12 घंटे लगते हैं अगर आप इसे घर में चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप इसे कोई स्टेशन में चार्ज करते हैं जहाँ पे आपको डीसी कनेक्टिविटी मिल जाती है तो ये ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाती है, लाइक आपके मॉल्स हो गए या पावर स्टेशंस हो गए। वैसे डीसी चार्जिंग में भी ये डिपेंड करता है, कोई कोई पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पे उनका जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा ही रहता है, बट सपोर्ट तो हालांकि आपको 30 किलोवाट का ही करने वाला है, तो मैक्सिमम सपोर्ट पे ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो अब अगर बात करें इसको हम चार्ज कैसे करें, तो इसका जो पोर्ट है वो सामने ही आपको मिलता है। आपका एसी और डीसी जो पोर्ट है वो दोनों ऊपर नीचे ही दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा है, बहुत इजीली आपको कन्वीनियंट हो जाता है कि सामने में चार्जिंग है तो आप सामने ही कार पार्क करके घर के सामने चार्ज कर सकते हैं। अब मोस्टली कार्स में जहाँ पे फ्यूल का टैंक दिया होता है वहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट होता है, तो वो कभी कभार दिक्कत होता है कि आप गाड़ी रिवर्स में लगा के रखें और वहाँ तक चार्जिंग केबल लेके आएँ। तो ये टाटा ने काफ़ी अच्छा किया कि फ्रंट में चार्जिंग दे दिया है। इवन जो चार्जिंग का जो पैड है जो ओपन होता है वो आप ऐसा नहीं है कि कभी भी ओपन हो जाएगा। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वो आप ओपन नहीं कर सकते। ओपन करने का जो कंट्रोल है वो सामने में ही आपका दिया हुआ है। तो जब गाड़ी पार्क कंडीशन में है या फिर शटडाउन कंडीशन में है या आपने बंद करके रखी हुई गाड़ी, तभी आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर है कि आप गाड़ी चलाते चलाते कहीं गलती से वो कैप ओपन ना हो जाए, क्योंकि जो उसका कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट एसी के पास में ही दिया हुआ है, तो कभी कभार गलती से टच हो जाता है तो वो फ्लैप आपका इजीली क्लोज भी हो जाता है और बंद भी हो जाता है। सो चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग के हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी कन्वीनियंट है। तो चार्जिंग का इसमें अगर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं। तो पेडल शिफ्टर जो है वो मोस्टली आपको काम आते हैं ब्रेकिंग के लिए। तो ब्रेकिंग में आपको इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन मिलता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक। तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊँ कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम उसे कहते हैं जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो पावर जनरेट होता है वो इसके जो बैटरी पैक है उसमें स्टोर हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये नहीं होता, बट मोस्टली आपको ये थोड़ा बहुत चार्ज करने में, बैटरी चार्ज करने में सपोर्ट कर देगा। तो जितने भी आपकी जो एनर्जी हो रही है या जनरेट हो रही है ब्रेकिंग के टाइम वो आपकी स्टोर हो जाती है और वो एज अ बैटरी चार्ज के हिसाब से आप यूज़ कर पाते हो। मोस्टली जो आपके हाइब्रिड व्हीकल जो मैंने बताए थे उसमें यही जो सिस्टम है ब्रेकिंग का, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, वो आपका यूज़ होता है बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल भी उसमें कंज्यूम होता है कि आप जो उसमें बैटरी है वो चार्ज करके जो बेसिक फंक्शंस है वो यूज़ कर पाए। बट ईवी के सेगमेंट में, फुल ईवी सेगमेंट में आपको ये 2 ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ आप या तो डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं बैटरी को या फिर आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू भी उसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसके वजह से जो इसका जो ब्रेकिंग है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगेगा। जैसे आप एक्सेलरेटर पेडल से आप अपना पैर उठाते हैं तुरंत आपको ऐसा फील होता है कि गाड़ी बहुत जल्दी ब्रेक लगा रही है। तो वो आपका इसके वजह से है कि जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का लेवल है वो आपने कितना में सेट किया हुआ है, 1, 2 या 3 पे। जितना आप ज़्यादा सेट करेंगे वो उतना ज़्यादा चार्ज करेगा या उतना ज़्यादा वो ब्रेकिंग को मतलब हार्ड ब्रेक लगाएगा। तो इसके वजह से वो आपको एक फ़ील होता है कि यार बहुत जल्दी गाड़ी स्लो हो रही है। तो आई थिंक ये एक प्लस पॉइंट भी है। इवन सिटी में ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो एनर्जी आपकी बच जाती है और वो आपकी स्टोर हो जाती है बैटरी में। सो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आपको इसका डुअल टोन कलर का डैशबोर्ड मिलता है और इवन जो साइड के पैनल्स भी है वो भी आपके डुअल टोन में आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। खासकर मैं इस कलर की बात करूँ जो आपका ये ग्रीन कलर है, उसमें जो आपका अंदर का डुअल टोन है वो थोड़ा डार्क कलर में है। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी मुझे सही लगता है। अदर जो इसके वेरिएंट है जिसमें आपके वाइट डैशबोर्ड आते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ख़राब या फिर
डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं, कलर उसका बहुत जल्दी स्क्रैचेस उसमें आपको दिखने लगते हैं। तो ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इवन जो इसके आप सीट्स भी देखेंगे उसमें भी आपके जो ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो बहुत सही लगता है। वहीं इसके जो अदर वेरिएंट्स में उसमें बहुत लाइट कलर का आपको सीट्स मिलते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और टॉप वेरिएंट में आपको इसमें वेंटिलेटेड एयर सीट्स मिलते हैं, तो आप कवर्स भी नहीं लगा सकते। हालांकि आजकल कवर्स आते हैं जो साइड से एयरबैग्स को निकलने के लिए सपोर्ट करते हैं, बट वो रिकमेंडेड नहीं होते हैं कंपनी की तरफ से, तो इसलिए वाइट कलर के सीट्स आई थिंक कि नहीं होने चाहिए। तो इसमें आपको सिंपल जो नॉब देता है चेंज करने के लिए कि आप पार्किंग में गाड़ी लगाना चाहते हैं या रिवर्स या न्यूट्रल या ड्राइव पे, वो नॉब भी बहुत ही सुंदर दिया हुआ है, थोड़ा डायनामिक लुक देता है। तो लुक वाइज जो इसके इंटीरियर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें जो इवन जो कंट्रोल्स मिलते हैं आपको वो भी टच स्क्रीन है, मतलब आपको जो बटन्स है वो टच वाले हैं, तो बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। हालांकि आपको टाटा की अभी सभी गाड़ियों में ऐसे ही फीचर्स मिलते हैं, सेम आपको पैनल्स और सेम आपको डैश मिलता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, एक आपको एक लग्जूरियस फील देता है। वहीं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो इसके टॉप मॉडल में आपको 10.2 इंच का स्क्रीन मिलता है, वहीं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 5 इंच का स्क्रीन मिलता है, जो कि आपको हर इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका बैटरी का रेंज कितना बचा हुआ है, टाइमिंग से लेके टेम्परेचर, आपको सब कुछ बताता है। इवन आप किस मोड में चला रहे हैं, पार्क में है, रिवर्स में है या फिर ड्राइव मोड में, वो आपको डैश में भी दिखता है। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है वो भी आपका 10.25 इंच का स्क्रीन है, सो उसमें आपको डिस्प्ले में सब कुछ जो कैमरा कंट्रोल्स है वो सब कुछ आ जाता है, तो आप नेविगेशन से लेके सब वहाँ पे मनूवर कर सकते हैं। तो इंटीरियर के मामले में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल इस पर्टिकुलर रेंज में, ईवी सेगमेंट में आई थिंक। और फीचर्स के मामले में दिस इज़ फुल्ली लोडेड, आप जो फीचर्स देखना चाहते हैं आपको सब मिलेगा। इवन आपको इसमें चार्जिंग में भी वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है। तो फीचर्स के मामले में दिस इज़ फुल्ली लोडेड व्हीकल, सनरूफ से लेके इवन एप्पल कार प्ले सब कुछ अवेलेबल है। यू जस्ट नेम इट एंड टाटा विल प्रोवाइड इट। सो अब बात करते हैं इसके साइज़ की या फिर डायमेंशन की। तो इसका जो राइडिंग पॉस्चर है या फिर जो राइडिंग सीट का जो कंफर्ट है वो तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छा है, बट इवन लेग स्पेस जो आपको मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो फॉर ड्राइवर पर्सपेक्टिव दिस इज़ आई फील कि आप इजीली इसको 100-200 किलोमीटर आराम से चला सकते हैं विदाउट एनी लैग। सो जो स्पेस ड्राइवर प्लस जो को पैसेंजर है उनके लिए बहुत अच्छा है। बट वहीं हम पीछे की बात करते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर जैसे मेरा हाइट 5'8" है एंड आई एम एडजस्टिंग माई सीट एट दिस लेवल, तो वहीं जो पीछे वाला जस्ट मेरे पीछे बैठा है उनके लिए थोड़ा सा इशू जा सकता है। मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ कि जो लेग स्पेस है वो कितना बच रहा है अब। सो अब मैं पीछे आ गया हूँ, तो पीछे में आप देख सकते हैं कि जो लेग स्पेस है मेरे अगर सेम हाइट का कोई बंदा है तो ऑलमोस्ट टच होता है ये। अगर कोई 6 फीट हाइट वाला अगर पीछे बैठता है तो उसके लिए थोड़ा सा जो नी का जो आपका जो सीट है वो आपको टच होने लगता है। तो इसके लिए टाटा ने बहुत स्मार्ट काम किया है। उन्होंने क्या किया है कि ये जो सीट है उसमें आपको थोड़ा सा कटिंग्स दे दी है, तो वो कटिंग के वजह से थोड़ा जो आपको पैर है वो आगे ले जाने का एक स्पेस या रूम मिल जाता है। वहीं अगर आप मैं हेडरेस्ट की बात करूँ तो हेडरेस्ट में आपको सपोर्ट अच्छा है, और जो पोजीशन है जो आप स्टांस आप इसमें बैठते हैं बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं है। एक डिसेंट आपको एक पॉस्चर मिलता है इसमें फॉर बैक सीट। वहीं अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आई फेल्ट कि दिस इज़ फिनोमिनल, कंफर्ट बहुत अच्छा है। बट दिस इज़ अ सिटी व्हीकल, आई विल से कि सिटी ड्राइव करने के लिए आप यूजुअली 100 किलोमीटर्स भी अगर इसको ड्राइव करते हैं तो फॉर इवन को पैसेंजर्स हु आर सिटिंग बिसाइड यू और आपके जो पीछे भी बैठ रहे हैं उनके लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल नहीं होगा। तो ईजिली दे कैन गो फॉर और ट्रैवल फॉर एटलीस्ट 100 और 200 किलोमीटर्स। सो बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि आई थिंक काफ़ी इनफ है फॉर सिटी पर्पस। तो स्पेशियस पीछे से तो काफ़ी है गाड़ी। आई थिंक आपको छोटा मोटा लगेज या फिर इवन एक छोटी ट्रॉली लेने के लिए भी आपको कोई ऐसा इशू नहीं जाएगा इसमें। सो अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी की। तो जैसा कि आपको पता है कि टाटा की सभी कार्स में सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं,
प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करते हैं तो आपको इसमें हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वहीं ब्रेक्स में आपको ऑल व्हील में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ जो सीट बेल्ट्स भी है वो आपको इन दोनों में सीट बेल्ट के जो सेंसर्स है वो तो मिलते ही हैं, प्लस पीछे में भी मिलते हैं। बट पीछे में एक फ़ायदा या फिर मेरे लिए मैं ये बोलूँगा कि जब पीछे का अगर कोई पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो वो जो साउंड करता है वो आपका जो लोड सेंसर होता है उसके वजह से करता है। तो इसमें वो लोड सेंसर नहीं है, तो 1-2 मिनट के बाद अगर पीछे के जो पैसेंजर हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो वो बंद हो जाता है। जो इसके अदर कार्स है लाइक नेक्सॉन है तो उसमें जब तक पीछे वाले पैसेंजर सीट बेल्ट ना लगाए वो बचता ही रहता है। तो यार वो बहुत ज़्यादा कभी कभार इरिटेटिंग हो जाता है, बट इट्स अ सेफ्टी फीचर विच इज़ अ प्लस पॉइंट। तो सेफ्टी के मामले में इस कार में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्लस जो बिल्ड क्वालिटी है उसका तो आप जानते ही हैं, इसकी जो पंच पेट्रोल वेरिएंट था उसमें आपको 5 स्टार रेटिंग था सेफ्टी में। हालांकि इसको अभी तक नहीं मिला है, बट आई थिंक कि इसमें भी आपको 5 स्टार रेटिंग ही आएगा। वहीं इसके जो अदर फीचर्स अगर हम सेफ्टी का भी बोलते हैं तो आपको रिवर्स में भी कैमरा सेंसर्स मिल जाते हैं। जैसे ही मैं इसको रिवर्स मोड में डालता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ तो यहाँ आपका तुरंत कैमरा चालू हो जाता है। वैसे मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ कि यहाँ जो कैमरा का आउटपुट है वो थोड़ा सा लैग करता है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा जो इसका रेट है, जो रिफ्रेश रेट है कैमरा का वो थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा वहाँ पे वो लैग करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं है जो आपका बहुत आपको कंसर्निंग लगे। सो वहीं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इसमें मिल जाता है। हालांकि वो टॉप वेरिएंट में आता है, बट वो भी एक इसका सेफ्टी फीचर है जो आपको इस पर्टिकुलर पंच के साथ। सो फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमें एक ईवी गाड़ी लेनी चाहिए, और अगर लेते हैं तो क्या हम वो पैसा बचा पाएंगे, क्या हम उतना पैसा वसूल कर पाएंगे। तो ये मैं बोलूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है कि आपका नीड कैसा है। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो डेली पर्पस के लिए या सिटी राइड्स के लिए गाड़ी चाहता है और उसका रनिंग बहुत ज़्यादा है, सो आई विल से कि डेफिनेटली दे शुड गो फॉर अ ईवी व्हीकल। कोई भी हो सकता है इस प्राइस पॉइंट में। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट की टाटा पंच की बात करता हूँ, बाय द वे दिस इज़ एडवेंचर वेरिएंट, सो इसकी बात करता हूँ तो दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 14 lakhs। अब 14 lakhs जो है वो रेंज जो है उस सेगमेंट में बहुत सारे अदर व्हीकल्स भी आ जाते हैं। लाइक पेट्रोल में आप इवन XUV 400 जा सकते हैं, या फिर इवन आपको नेक्सॉन तक मिल सकती है टाटा की। तो बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि यार उतने में हमें एक बड़ी गाड़ी मिल रही है और ये EV प्लस छोटी है, तो क्या हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो इसका सीधा सिंपल आंसर ये है कि यार आपका यूज़ क्या है और आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक EV व्हीकल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पर्सनल सजेशन मेरा ये रहेगा कि अगर आप एक सिटी के लिए गाड़ी चाहते हैं और आपका डेली यूसेज एटलीस्ट 50 किलोमीटर्स है, या फिर आप ऐसा गाड़ी लेना चाहते हैं जो एटलीस्ट आप 5 to 8 years तक अपने पास रखने वाले हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर EV। उसका कारण ये है कि जो कॉस्ट आता है इसका बैटरी का, नॉट फॉर द मेंटेनेंस, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस हार्डली कुछ होते हैं। आपके कुछ इंजन है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑयल चेंज करवाना है या कुछ करवाना है, बस आपको टायर्स चेंज करवाना है या फिर जो एक बेसिक मेंटेनेंस होता है वो आपको ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत कुछ ऐसे मेंटेनेंस के खर्चे नहीं हैं। बस जो मेजर खर्चा आता है वो आज के डेट में है आपका बैटरी का। हालांकि जो इसके बैटरीज है वो मिनिमम 5 years तो चलते हैं, बट जो 5 years के बाद का भी जो कॉस्ट है दैट विल बी लाइक ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख रुपीज़। सो वो 1/4 आपका व्हीकल का कॉस्ट ही आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि यार उतना महंगा लेना आज के डेट में सही है क्या। डेफिनेटली आई विल से कि अभी के डेट में द प्राइजेस ऑफ दीज बैटरी आर हाई, बट आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे अदर कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे और बहुत सारे इसके जो रिसोर्सेज है बैटरीज के वो आने लगेंगे, तो इसके जो प्राइजेस है वो डेफिनेटली कम होंगे। बट आज के डेट में येस इट्स कॉस्टली, बट आपके पर्सनल यूज़ और आपके पर्सनल जो नीड है उस पर डिपेंड करता है कि आपको EV लेनी चाहिए कि नहीं।
सो अगर आप एक सेकंड व्हीकल चाहते हैं फॉर सिटी पर्पस, कम राइड है या फिर आप ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर दिस व्हीकल. एंड पंच ईवी डेफिनेटली आई कैन से कि आज के रेट में ईवी में जितनी भी गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है उसमें वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है. प्राइसिंग डेफिनेटली ऐसे कि थोड़ा सा ज़्यादा है, बट जिनके लिए वो मैटर नहीं करता दे शुड प्रेफर दिस व्हीकल. तो अब फाइनली मैं गाड़ी में आ गया हूँ. बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो अब मैं आपको इसका ड्राइव एक्सपीरियंस भी बताता हूँ. ईवी चलाने का जो मज़ा है वो एक कन्वेंशनल गाड़ी से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपका जो ये वाला हाथ है हमेशा गियर पे रहता है, वो आपका यहाँ से मिसिंग आउट रहता है. तो आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे कुछ नहीं है. तो वो एक थोड़ा सा मुझ जैसे लोगों के लिए जो हमेशा एक कन्वेंशनल गाड़ी चलाते हैं मैनुअल, तो उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है. बट वो लोग जो हमेशा या उन्होंने ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाई हैं तो उनके लिए इट्स वेरी इजी. इट्स सिंपल मनूवर द स्टीयरिंग एंड जस्ट ब्रेक एंड पेडल एंड गो. सो इसकी ड्राइव की अगर बात करें तो बहुत स्मूथ ड्राइव है. और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो स्पीड है वो आपका 140 पे लिमिटेड है. सो कंपनी ने 140 पे इसका जो ड्राइविंग स्पीड मैक्सिमम जो स्पीड है वो लिमिट करके रखा हुआ है. तो 140 के ऊपर ये गाड़ी आपकी नहीं जाएगी. इसी के साथ साथ जो 1 to 100 अगर जो हम बोलते हैं 0 to 100 वो स्पीड वो ऑलमोस्ट 9 to 10 सेकेंड में चली जाती है, विच इज़ डिसेंट. अब सिटी में बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग तो वैसे भी नहीं करते या नहीं करना चाहिए, तो इट इज़ क्वाइट गुड इनफ. उसी के साथ अगर आप इसको थोड़ा रैश या फिर ज़्यादा स्पीड चलाएंगे या फिर आप एसी पे चलाएंगे तो डेफिनेटली द रेंज विल गो लेस. तो आपको जो कंपनी रेंज करती है 320 किलोमीटर, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स मोड में या रैश ड्राइविंग में इट विल समवेयर गिव यू अराउंड 220 और 230, विच इज़ आई फील कि अगर आप सिटी में चला रहे तो दैट इज़ ऑल्सो ओके. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो व्लॉग है और जो इसका रिव्यू है वो पसंद आया होगा. इसी के साथ अगर आपको कोई भी इस गाड़ी को लेके डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं. सो अभी तो हम ड्राइव एंजॉय करते हैं और घर चलते हैं वापस. सो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो. बाय.